हाय, हाउ आर यू ऑल? सो आज की जो हमारी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो एसी से रिलेटेड है। एसी के सवाल हैं इसमें और सब अच्छे सवाल हैं, आपको बेहतर लगेगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी थोड़ी। पहला सवाल देखते हैं। एन अ सीरीज एल आर, एक्सेल दे दिया आपको 3R। नाउ एक कैपेसिटर, पहले एल आर सर्किट है, फिर आपने एक कैपेसिटर उसमें सीरीज में ऐड कर दिया। तो पहले वाला जो जब एल आर था इसका पावर फैक्टर, जब आपने सी ऐड कर दिया फिर पावर फैक्टर, तो दोनों का रेशो बताना है। ठीक है जी, रेशो ऑफ न्यू टू ओल्ड, यानी कि न्यू टू ओल्ड का रेशो बताना है। न्यू पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का मतलब कॉस फाई, न्यू डिवाइड बाई ओल्ड, कोस फाई ओल्ड। ठीक है, तो कोस फाई बोले तो पावर फैक्टर। अब आपको पता है कि एसी में कुछ नहीं है चैप्टर में। एसी में बस एक ही बात याद रखनी है, कौन सा? तुम्हारा फेजर। फेजर मतलब बोले तो आप ऐसे बनाओ, यहाँ आर होता है सीरीज वाले के लिए, ऊपर एक्सएल होता है और नीचे एक्सी होता है। सिमिलरली यहाँ वी आर होता है, यहाँ वी एल होता है और यहाँ वी सी होता है। इनके बीच में ये फेज होता है। ठीक है, पाई बाई 2। तो वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा और यहीं क्या होता है, करंट होता है। अब मुझे तो खाली पावर फैक्टर से मतलब है, तो और किससे मतलब नहीं है। तो यहाँ एक्सेल है, सबसे पहले एक्सेल ऊपर है इस वाले के लिए, आर बच्चे इधर है। कॉस फाइव विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप ये हाइपोटेनस कैसे निकालोगे? 3R का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि √10R। सो आर बाई √10R। आप कहोगे हाँ सर, तो मेरा ये आ गया। इसके बाद भैया आफ्टर एडिंग कैपेसिटर, आपने कैपेसिटर भी ऐड कर दिया, तो कैपेसिटर तो एक्सी नीचे की तरफ ऐड होगा, क्योंकि फेज के साथ ऐड करते हैं ना हम इसको। रिजल्टेंट जो निकालते हैं, जेड जो निकालते हैं, फेजर से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो एक्सएल 3R, ये तुम्हारा 2R, 3R में से 2R गया तो कितना बचा? R ऊपर की तरफ, इसका रिजल्टेंट √2R। पावर फैक्टर R बाई √2R निकालोगे तो √5 आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। थर्ड विल बी और द राइट ऑप्शन। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल सिंपल है कि ये कैपेसिटर है, यानी कि एलसी सर्किट दे रखा है आपको। आपने ये डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन 4 ये इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, यानी कि रेजोनेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC। रेजोनेट फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो ओमेगा निकाल लो, वो तो फिर निकल ही जाएगी। अल्टीमेटली अपन को रेशियो निकालना है। सो ओमेगा 1/√LC। सी कितना हो गया डाइलेक्ट्रिक्स? सी डैश कितना हो जाएगा? 4C। ये तो पता ही है, के टाइम्स हो जाता है ना, तो मैंने के टाइम्स रख लिया। हाफ कॉमन भाई, 4 का √2 इधर आ गया, बाकी बचा ओमेगा नोट। यानी कि फ्रीक्वेंसी जब आप एफ रखोगे तो 2π से 2π तो कट ही जाएगा भाई। ओमेगा नोट की जगह क्या लिखोगे आप? 2πf0 डैश, और यहाँ क्या रखोगे? 2πf0। तो 2π से 2π कट जाएगा, यानी कि f0 विल बी f/2। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अब इस पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, आप इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, पर ज़्यादा भी नहीं है। पावर फैक्टर दे रखा है 1/√2, यानी कि कॉस फाई कितना दे दिया? 45। कॉस फाई मतलब 1/√2, यानी कि फाई, ये तुम्हें पता चल गया। एक बात मैं जानता हूँ जो मुझे पता चलेगी, इस सर्किट के लिए फाई इतना बनने वाला है। अब दिक्कत ये है, फाई यहाँ बनेगा या फाई यहाँ बनेगा? क्योंकि दोनों दोनों बन सकते हैं भाई। फाई क्या, यहाँ भी, ये भी तो फाई है ना, ये भी फाई हो सकता है और ये भी फाई हो सकता है। मुझे नहीं पता ना कौन सा फाई बनेगा भाई। अगर मान लो जेड इधर है तो ये फाई आ जाएगा। क्या पता एक्सी ज़्यादा हो, क्या पता एक्सएल, मुझे नहीं पता ना। तो वो मैं कंडीशनल रहूँगा। पहले मैं ये वाली कंडीशन ले लूँगा, फिर ये वाली। तो पहले आप क्या करो, बेसिक तो निकालो। एक्सएल एल दे रखा है, ओमेगा 100 है, एक्सएल कितना हो गया? 10। सी आपको निकालना है कैपेसिटेंस, यानी कि एक्सी इज इक्वल टू 1/ωc। इतना मैं जानता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? 45 यानी कि 10/45 क्या हो जाएगा? एक्सएल माइनस एक्सी। अगर एक्सएल बड़ा है भाई, आर एल सी है ना, अब तो कंडीशनल है। मान लिया मैंने एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल बड़ा है। एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर, परपेंडिकुलर बाई बेस लोगे। तो यहाँ से ये तो 45 है तो 1 आ जाएगा, यानी कि एक्सएल माइनस एक्सी शुड बी इक्वल्स टू आर। यानी कि अगर मैं एक्सएल माइनस आर इज इक्वल्स टू एक्सी, अब एक्सएल कितना है तुम्हारा? 10, आर कितना है तुम्हारा? 10, तो ये तो 0 आ गया, विच इज़ इम्पॉसिबल। इसका मतलब एक्सी ज़्यादा है। इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन मैंने किसके लिए ली? जब एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। अब लिखो एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल्स टू आर, तो एक्सी इज इक्वल्स टू 2R। हाँ, अब बन रही है बात। अब थोड़ा इसको सॉल्व करोगे तो 500 आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्या, कैसे, उसका लॉजिक मैंने दे दिया, क्योंकि हमें नहीं पता ना भाई। हमें नहीं पता ना कौन सा। अब ये तो कंडीशनल होता है, क्या पता एक्सेल बड़ा हो, क्या पता एक्सी, तो कंडीशन फिर हमने देख ली करके एक बार। ये वाला सवाल देखें जी आप।
ये कह रहा है कि आर जो मेजर कर रहा है वोल्ट मीटर वो इतनी रीड कर रहा है, अगर ये 75 है और सारा का सारा यहाँ ड्रॉप आ जाए तो इसका मतलब ये वी एल इज इक्वल्स टू वी सी है। क्योंकि वी एल इज इक्वल्स टू वी सी होने का मतलब क्या है, अगर ये वी एल है, ये वी सी है और ये वी आर होता है तो आप ऐड तो वही करोगे ना भैया, एल्जेब्राई। अब ये दोनों अगर वो सारी की सारी वी आर के अक्रॉस ही आ रही है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ये रेजोनेंस की तो कंडीशन होती है। अब आपको याद आ रहा होगा कि हाँ सर, यानी कि वी एल इक्वल्स टू वी सी, इसका मतलब ये कंडीशन, ये देने का मतलब है रेजोनेंस की कंडीशन, क्योंकि ये भी 75 ये रीड कर रहा है। तो अब आप ओमेगा एल यहाँ से आई एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल्स टू, यानी कि आप सीधा भी कह सकते हैं कि ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 1/√LC। यहाँ भी सीधा पहुँच सकते हैं, यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आंसर आ जाएगा। यहाँ एक बात है बस, ये जब ये पाई का स्क्वायर, यहाँ ये याद रखना है, इस चैप्टर के अंदर पाई का स्क्वायर बनेगा तो पाई स्क्वायर आपको 10 के बराबर ले लेना है। ठीक है जी। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है एक, ये पहले इसने ये दिया कि एक चार्ज कैपेसिटर है, डिस्चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस आर, टाइम कांस्टेंट उसका टाउ है। तो पहली तो बात दिमाग में आनी चाहिए कि टाइम कांस्टेंट होता है आर सी के बराबर। द two are now placed in series across an AC source of angular frequency omega is equals to 1 by tau. Omega is equals to 1 by tau. The impedance of circuit will be, यानी कि आपको Z बताना है, यानी कि ये आपने AC सर्किट से लगा दिया और आपको क्या बताना है, Z बताना है। तो Z विल बी इक्वल्स टू XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सर, यानी कि आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, और ओमेगा क्या है 1/टाउ, ओमेगा क्या है 1/टाउ, और टाउ क्या है आर सी, रख लिया, ओमेगा की जगह रख दिया आर सी, सी से सी कट गया आर, यानी कि आर का √2r, सीधा आंसर आ गया है। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, अब इस सवाल को देखते ही बच्चा क्या टिक करता है, देखो ये फंक्शन देखेगा, वो फंक्शन दे रखा है तो यहाँ से ओमेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कि ओमेगा इज इक्वल टू वो 100π, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, सो 100π, यानी कि पाई से पाई कट गया, फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज, तो थर्ड ऑप्शन टिक कर देगा। ठीक है, फिर सोचेगा अरे यार ये तो 200 भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, फिर कौन सा लगाऊं? तो भाई ध्यान से देख, पहले ये तुझे फॉर्म भी तो कन्वर्ट करनी है, ई इज इक्वल टू कंपेयर भी तो करेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? अपन यही तो पढ़ रहे हैं, पहले इसमें कन्वर्ट तो कर ले। तो ये साइन है कॉस भी, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा चलो मैंने ये शॉर्ट कर दिया था, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 100 ऐसे लिख लो, 100 × 2 साइन ए कॉस ए, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? तो ये हो गया E विल बी इक्वल्स टू 100 sin 2a। हो सकता है नहीं हो सकता? अरे बोलो, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ई, और ए क्या है तुम्हारा, ये तो ए है ना, तो ए है तुम्हारा 100 sin 2 × 100πt, ऐसे तो लिखोगे। सो ई विल बी आ गया तुम्हारा 100 sin 200πt। ये बन गया नहीं बन गया? तो अब ई नोट कितना बन रहा है 100, ना तो ये है ना ये है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 200, यहाँ ओमेगा की वैल्यू अब कंपेयर होगी, ओमेगा कितना है 2πf और ये कितना है 200π, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई तुम्हारी 100 हर्ट्ज। आगे जी, लास्ट आपका बड़ा अच्छा, और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको सिंपल ग्राफ दे दिया, ये ऐसे आ जाए कैसे भी आ जाए डजेंट मैटर, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कैसे भी आ जाए, आपको ग्राफ ऐसे आ जाए पैराबोलिक शेप में, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या है, VRMS निकालना है या IRMS निकालना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ग्राफ से। आपको क्या करना है, बस देखो लिखना सीखो, VRMS, RMS, स्क्वायर करना है, जो भी क्वांटिटी है उसका मीन लेना है, फिर रूट लेना है, तो रूट को तो बाहर निकाल दो, अभी स्क्वायर का मीन लेना है, तो आपको V का स्क्वायर करना है और उसका मीन लेना है, मीन यानी कि टाइम पीरियड पे ही तो लोगे 0 to t, तो यानी कि
ये यहाँ से यहाँ तक, अब मेरे को यहाँ वी स्क्वायर डी टी आ गया। अब कहाँ से कहाँ तक, अब सीधा तो भैया फंक्शन तो ब्रेक हो रहा है, वी नॉट ये तो कांस्टेंट ही आ गया, तो ये वी नॉट रख लिया मैंने, वी नॉट का स्क्वायर ये कितने तक आ गया, वी नॉट का स्क्वायर तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन 0 to t/4। ठीक है, फिर आगे आप करोगे कहाँ से, t/4 से यहाँ तक। अब t/4 से यहाँ तक तो मैंने सीधा ही लिख लिया, और ये तो ज़ीरो है ही, कोई दिक्कत थोड़ी ना लिखने में। भाई इसको ऐसे ब्रेक कर लिया आपने, वी स्क्वायर डी टी। कई बच्चों को ये समझ ही नहीं आता, अरे भाई इंटीग्रेशन ब्रेक भी हो सकता है, 0 to t/4 वी स्क्वायर डी टी, इसको ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। t/4 से t वी स्क्वायर डी टी, यहाँ वी की वैल्यू कितनी है, 0, ये रखा है मैंने, ये सीधा रख लिया। ठीक है, ये वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, तो इसको वी नोट का स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, तो ये कितना हो गया, t/4 माइनस 0, वो मैंने सीधा लिख दिया यहाँ। कॉन्स्टेंट हो तो बाहर निकाल के फिर सीधा टाइम का डिफरेंस लेना होता है। ठीक है जी, अब डिवाइड कितने से करेंगे, t से करेंगे, तो ये फाइनली आपका आया v0/2, यानी कि कितना आया, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको आज की जो सवाल हैं उसमें थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा, और थोड़ा कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कैसा इस सीरीज़ से आपको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।